Hi, I'm Rahul. And I am Akanksha. And you're listening to us on Kahasuli. ये किस्सा शुरू होता है 1975 में जापान के एक छोटे से शहर कितिगाता में। 12 साल की टोनिको याकाजाकी स्कूल जाती थी। स्कूल के बाद वो अपनी मम्मी के साथ उनकी क्लब जाती थी जहाँ पे उसकी मम्मी काम करती थी और फिर वो दोनों वापस साथ में घर जाते थे। पर जब गर्मी की छुट्टियां हो गई तब टोनिको घर पर अकेले रहती। अभी उसकी गर्मी की छुट्टियों के खाली 2 ही दिन हुए थे। वो अपने घर पे अपने नेबर के साथ थी। बट जब शाम को उसकी माँ घर आई तो उन्होंने देखा टोनिको घर से गायब थी। टोनिको की माँ जब घर पहुंची तब उन्होंने देखा लाइटें भी ऑन थी, टीवी भी ऑन था। घर को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि किसी ने छेड़छाड़ की है। टोनिको का बेड भी बना हुआ था, लेकिन टोनिको गायब थी। उसके बाद पुलिस आई। उन्होंने अपनी छानबीन चालू की, बट इसके दौरान ना घर पे कुछ सस्पिशियस मिला और ना ही कोई फिंगरप्रिंट्स मिले। ये देखते हुए कि कोई भी सबूत नहीं मिला है, कुछ एविडेंस नहीं मिला है, पुलिस ने अपनी कार्रवाई बंद कर दी। अब चलते हैं 5 साल आगे 1980। रित्सुको हायाकुता के जो ओमाची नाम के एक शहर में रहती थी, अपने माता पिता, 2 बहनें और एक भाई के साथ। रित्सुको की लाइफ कुछ ज्यादा अच्छी नहीं चल रही थी क्योंकि उसको कॉलेज के बाद शाम में एज अ वेटरेस काम करना होता था और रात को एज अ नर्स अपनी फैमिली की आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए। क्यों? क्योंकि दोनों ही उसके माता पिता की जो तबीयत थी, हेल्थ, कुछ ज्यादा अच्छी नहीं चल रही थी। 19 अप्रैल 1980 में रात को 11:30 बजे रित्सुको कैफे से वापस अपने घर जा रही थी। वो घर तो पहुंची लेकिन अचानक गायब हो गई। घर पर सब वैसे ही था। टोनिको की तरह उसके घर पे भी कोई छेड़छाड़ नहीं हुई थी। जूते उसके वहीं पड़े हुए थे, बेड भी बना हुआ था। उसकी फैमिली को जब पता लगा, उन्होंने तुरंत पुलिस को रिपोर्ट किया और फिर इस केस के बारे में आगे भी चीजें पता लगी। फैमिली को एक थ्रेटनिंग नोट मिलता है जिस पे लिखा था, योर डॉटर विल नेवर रिटर्न, सफर। इसी के बाद उनको कुछ थ्रेटनिंग कॉल्स आने शुरू हुए। ये सब कॉल्स एक यंग लड़के की आवाज में थे जो कह रहा था कि आप रित्सुको की फोटो किसी भी मीडिया चैनल को ना दें एंड आप किसी भी मिसिंग पर्सन्स प्रोग्राम जो कि टीवी पे होते रहते हैं उस पर ना जाए, वरना उसके कॉन्सिक्वेंसेस कुछ टफ होंगे। 2 महीने बाद 24 जून को सुको एलिमेंट्री स्कूल के सेप्टिक टैंक साफ हो रहे थे और वो साफ होते होते रित्सुको की बॉडी मिली। इसके ठीक 3 दिन बाद एक दूसरे सेप्टिक टैंक में से एक छोटा स्केलेटन मिला। इस स्केलेटन में पिंक कलर के कपड़े पहने हुए थे। टोनिको की माँ को भी बुलाया गया और जैसे ही उन्होंने वो स्केलेटन देखा, शी ब्रोक डाउन। उनको 5 साल बाद पता लगा that टोनिको was actually dead। यानी एक नहीं 2 हत्या। टोनिको का स्केलेटन मिला और रित्सुको की बॉडी। फॉरेंसिक जांच के बाद पता चला कि रित्सुको को स्ट्रैंगल करके, यानी कि उसकी गला घोट के हत्या की गई थी। उसके अलावा उसके शरीर पर कोई और घाव नहीं था। पुलिस ने बहुत कोशिश की कोई और सबूत मिल जाए, बट नहीं मिला। अब चलते हैं 1 साल आगे 1981 में। चिजुको इकिगामी 27 ईयर ओल्ड वुमन, वो एक मेंस क्लोथिंग फैक्ट्री में काम करती थी। 7 अक्टूबर को शाम को 5:30 बजे चिजुको काम से घर के लिए निकली, बट वो कभी घर पहुंच नहीं पाई। उसके पति ने मिसिंग पर्सन्स रिपोर्ट लिखाई। पुलिस ने पूछताछ की तो पता चला कि चिजुको की एक कलीग ने उसी शाम को ठीक इसी समय के दौरान चिजुको को एक सुपरमार्केट में देखा था। बट उसने ये भी बोला कि सुपरमार्केट से निकलने के बाद चिजुको पास ही खड़ी एक रेड गाड़ी में किसी आदमी से बात कर रही थी। पुलिस को ज्यादा कुछ नहीं मिला। 2 हफ्ते बाद चिजुको की बॉडी 40 किलोमीटर दूर एक प्लॉट पर मिली। उसने वही कपड़े पहने हुए थे जो उसने पहने थे जब वो गायब हुई थी। उसकी मौत एक इलेक्ट्रिक केबल से स्ट्रैंगल करके, यानी इलेक्ट्रिक केबल से गला घोटकर करी गई थी। वो इलेक्ट्रिक केबल भी पुलिस को क्राइम सीन पर ही मिला। पुलिस फिर से ढूंढने लगी, लेकिन इस बार भी ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस, सबूतों की कमी की वजह से छानबीन को रोकना पड़ा। अब चलते हैं 1 साल बाद 1982 में।
इस केस के बारे में हमारे पास सबसे कम इंफॉर्मेशन है, यहाँ तक कि वो लड़की का नाम भी नहीं पता। वो सिर्फ 11 साल की बच्ची थी और उसकी फैमिली नहीं चाहती थी कि उसका नाम मीडिया में आए। तो ये 11 साल की बच्ची ASU एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ती थी। 17 फरवरी 1982 शाम के ठीक 4:20 पे एक 11 साल की छोटी सी लड़की स्कूल से घर की ओर निकलती है। आधे रास्ते तक तो वो अपनी दोस्त के साथ ही थी, फिर वो अकेली निकल गई और ये आखिरी बार था जब किसी ने उसे देखा। पुलिस को जैसे ही खबर मिली वो लोग ढूंढने निकल गए। एक दिन बाद उनको कितासी गए जूनियर हाई स्कूल के जिम्नेजियम में वो 11 साल की बच्ची की लाश मिली। उसका रेड बैग अभी भी उसके कंधे पर ही था एंड शी वाज अनक्लोथ्ड फ्रॉम द वेस्ट डाउन। उसकी स्टॉकिंग्स यूज करके उसका गला घोटा गया था। फोरेंसिक्स की जांच के बाद पता चला कि इस लड़की की मौत शाम को 4:30 पे ही हो गई थी। मतलब जब उसने अकेले चलना चालू किया उसके 10 मिनट बाद। अब पुलिस ने अपनी छानबीन फिर से चालू की। इसके बाद उन्हें एक आदमी पर शक था। शक क्यों था? क्योंकि उसी दिन 5 लड़कियों ने एक आदमी के खिलाफ कंप्लेन की थी क्योंकि वो उन्हें छेड़ रहा था, टीज कर रहा था। अब पुलिस को शक इसलिए था क्योंकि ये 5 में से 3 लड़कियां 11 से 13 साल। बट सैडली इसके आगे और कुछ नहीं मिला। अब हम चलते हैं 5 साल बाद 1987 में। सुमिको फुजिसे नाम की एक मिडिल एज्ड औरत थी जो दिन में वेट्रेस का काम करती थी और शाम को स्नैक क्लब में काम करती थी। वो अपने घर की इकलौती ब्रेड अर्नर थी। वो इसलिए क्योंकि उसके हस्बैंड बहुत ही क्रिटिकली बीमार थे, इल थे एंड घर पे 2 बच्चे थे जिनकी देखभाल थी। 8 जुलाई को सुमिको रात को 9 बजे अपनी कोलीग के साथ स्नैक क्लब गई। वहां से फिर वो एक रेस्टोरेंट गई, पर उसकी कोलीग को वापस घर जाना था तो सुमिको भी वापस घर निकल गई, लेकिन वो कभी घर नहीं पहुंची। उसके हस्बैंड ने पुलिस को इन्फॉर्म किया, पर हर बारी की तरह पुलिस को कोई एविडेंस नहीं मिला। अब ये 5वां मर्डर केस था जिसमें पुलिस को अप्रोप्रिएट एविडेंस यानी कि कोई सबूत ही नहीं मिला। अब चलते हैं 1988 में। कियोमी नाकाजुना हितिगाता के शहर में अपनी 3 बेटियों और पति के साथ रहती थी। वो एक हाउसवाइफ थी और काफी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करती थी। वो आसपास की हाउसवाइफ्स के साथ वॉलीबॉल खेलने जाती थी पास में एक क्लब। 7 दिसंबर की शाम को कियोमी हर रोज की तरह वॉलीबॉल प्रैक्टिस के लिए निकली। उसकी बड़ी बेटी ने उसको जाते हुए देखा और फिर वो खुद भी किसी काम से घर से चली गई। जब वो तकरीबन 11 बजे घर पर वापस आई, उसने देखा कि उसकी माँ कियोमी घर वापस नहीं आई थी। तो अब सब कियोमी को ढूंढने निकले। पूछताछ करने में पता चला कि एक लड़की ने कियोमी को देखा था जब वो अपने वॉलीबॉल क्लब की तरफ जा रही थी। उसने बताया कि कियोमी एक 40 साल की औरत से, लगभग 40 साल की औरत से बात कर रही थी जो एक साइकिल पे थी। एक हफ्ते बाद कियोमी की फैमिली को थ्रेट कॉल आया। सामने वाले ने बोला कि कियोमी वापस नहीं आने वाली है। इस केस में क्योंकि कोई और इन्फॉर्मेशन और एविडेंस नहीं मिला, इसलिए ये केस भी बंद हो गया। अब हम चलते हैं साल 1989 में। तात्सुयो योशिनो नाम की एक लड़की अपने माँ बाप और अपने बेटे के साथ हितिगाता में गई क्योंकि उनका 1 साल पहले ही अपने हस्बैंड के साथ तलाक यानी डिवोर्स हो गया था। तात्सुयो एक क्लोथिंग कंपनी में काम करती थी। वो 7:15 बजे घर वापस पहुंची और उसको 10-15 मिनट बाद एक कॉल आया। फिर वो 7:45 बजे जब अपनी फैमिली के साथ खाना खाने बैठी, उसने उनको बताया कि उसे अपनी एक दोस्त को यामाची ड्रॉप करने जाना है क्योंकि उसकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया है। उसके बेटे ने बोला कि वो भी साथ आएगा, पर उसने बिल्कुल मना कर दिया। वो फिर चली गई और उसके बाद वो गायब हो गई। तात्सुयो की फैमिली ने पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस ने ढूंढा और 2 दिन बाद तात्सुयो की गाड़ी मिली एक पार्किंग लॉट में। पार्किंग लॉट में पुलिस को एक बंदा मिला जिसने बोला कि जिस दिन
तात्सुयो गायब हुई थी उसी दिन उसने उसको वहां देखा था, बट वो अपनी गाड़ी वहीं पार्क करके एक और आदमी के साथ उसकी गाड़ी की पैसेंजर सीट पर बैठ के निकल गई। अब मिलाकर 3 औरतें थी जिनका कोई अता पता नहीं था। 27 जनवरी की दोपहर को नोरिको हिसासातो अपने हस्बैंड के साथ एक माउंटेनस रोड की ड्राइव पे निकली थी। रोड की साइड पे उन्हें कुछ खूबसूरत फूल दिखे तो उन्होंने चाहा कि मैं ये फूल जाके ले आती हूँ। वो आगे गई। फूलों के पास जाते ही उन्हें एक छोटा सा पैसेज दिखा तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी उन्होंने चाहा कि मैं जाके एक बार चेक कर लेती हूँ यहाँ है क्या। बट वहां थोड़ी ही आगे बढ़ते उनको एक लाश दिखी। जब पुलिस वहां पहुंची उनको 3 लाशें मिली। पहली तात्सुयो की, उसके 1 मीटर दूर कियोमी की और उसके 2 मीटर दूर सुमिको की लाश। तीनों बॉडीज के कुछ कुछ कपड़े बॉडी से उतार कर पेड़ की टहनियों पे, ब्रांचेस पे टंगे हुए थे और ऐसा लग रहा था कि किलर ने ये तीनों बॉडीज को यहाँ पे डिकम्पोज होने के लिए छोड़ दिया। ऑटोप्सी में पता लगा कि तात्सुयो और कियोमी को भी गला घोट कर ही मारा गया था। सुमिको की बॉडी इतनी डिकम्पोज हो गई थी कि उसकी मौत कैसे हुई उसका पता नहीं लग पाया। आफ्टर दिस रिवील द क्राइम्स स्टॉप्ड। 7 औरतें, 14 साल, नो गिल्टी चार्जेस। सस्पेक्ट्स तो थे। पहले और दूसरे मर्डर में एक कॉमन सस्पेक्ट था जो दोनों लड़कियों को जानता था एंड जिसपे पहले से क्रिमिनल असॉल्ट चार्जेस भी थे, बट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एविडेंस कोई उसे गिल्टी प्रूव नहीं कर पाया। एक स्ट्रॉन्ग सस्पेक्ट मिला था, तेरुहिको मात्सु। उसका ट्रैक रिकॉर्ड कुछ अच्छा नहीं था। उसको पहले भी सब्सटेंस अब्यूज के लिए अरेस्ट किया गया था। वो अपेरेंटली तात्सुयो का बॉयफ्रेंड था। जहां वो 3 विक्टिम्स की बॉडीज मिली थी, तेरुहिको का घर उसके पास ही था और पुलिस को तेरुहिको ने कन्फेस भी किया था, पर जब केस कोर्ट गया तब उसने उस कन्फेशन से मना कर दिया। साल 2007 में आखिरी विक्टिम तात्सुयो का केस भी क्लोज कर दिया गया ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस। पुलिस ने बहुत कोशिश की लेकिन वो इस रहस्य को सुलझा नहीं पाए। और ये थी आज की हमारी कहानी। अब अजीब बात ये है कि रुत्सुको यानी कि जो हमारी सेकंड विक्टिम थी, उसके अलावा बाकी सबकी हत्याएं एक वेडनेसडे को हुई थी और इसीलिए इन केसेस के पीछे या इन हत्याओं के पीछे जो हत्यारा था उसका नाम वेडनेसडे स्ट्रैंगलर पड़ा। तो गाइस ये थी हमारे चैनल की पहली लॉन्ग वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी यार। एंड अगर आपको अच्छी लगी, नहीं अच्छी लगी, जो भी जैसा भी आपका फीडबैक है प्लीज कमेंट्स में शेयर करें। गाइस आई प्रॉमिस कि हम ऐसे ही और स्टोरीज आपके लिए लेके आने वाले हैं। उसके लिए आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि जब भी कोई वीडियो आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। बाकी अभी के लिए आई एम राहुल साइनिंग ऑफ फ्रॉम कहा सुनी। थैंक यू गाइस।